तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके चैनल कल्मिनेशन क्लासेस पर। आज हम टाइप ऑफ नंबर्स को इस लेक्चर में कवर करेंगे। आप देख रहे होंगे कि सम्मिश्र संख्याएँ, फिर हम देखेंगे वास्तविक, अपरिमेय, परिमेय, पूर्णांक, भिन्न, ऋणात्मक संख्याएँ, शून्य, धनात्मक पूर्णांक, प्राकृतिक संख्याएँ, सम संख्याएँ, विषम संख्याएँ, अभाज्य संख्याएँ और साथ ही कवर करेंगे हम संयोजक की संख्या। आइए लेक्चर को शुरुआत करते हैं। पहली संख्या है हमारी प्राकृतिक संख्या है जिसे हम नेचुरल्स नंबर। आपने गणित में इस नंबर लाइन्स को देखा होगा। इसमें बीच में होता है जीरो। इधर की साइड में आप देखेंगे तो +1, +2, +3 ऐसे करके आप इनफाइनाइट तक ले जाएंगे, प्लस इनफाइनाइट तक। उसी के साथ इसी में इसी तरफ -1, -2, -3, -4 से अनंत तक यानी माइनस। तो जब जीरो नंबर से इधर वाली जो भी संख्याएँ होंगी, वो सभी संख्याएँ नेचुरल्स नंबर, नेचुरल्स, ये सभी संख्याओं को कहते हैं नेचुरल्स नंबर। इसी में आप देखेंगे कि आप आगे जाकर 1000 भी देखेंगे, 1 लाख भी देखेंगे, तो ये 1 करोड़ भी देखेंगे, ये सभी संख्याएँ क्या होगी? नेचुरल्स नंबर। उदाहरण के रूप में आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4, 5 ये सभी। और आप देखेंगे सबसे छोटी नेचुरल नंबर्स की संख्या की बात करेंगे तो 1 होगा। उसके बाद सबसे बड़ी देखेंगे तो अनंत तक चलेगी और अनंत कोई किसी डिफाइन नंबर्स नहीं है, कोई सा भी नंबर हो सकता है। आप नंबर्स लिखते जाएँगे और अनंत तक जाते जाओ, सब नेचुरल नंबर्स मिलेंगे 1 से लेकर अनंत तक इनके बीच में। अगली संख्या के बारे में डिस्कस करते हैं, वो है पूर्ण संख्याएँ यानी होल नंबर। तो आपने इस नंबर्स लाइन पर नंबर 1 से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक जितनी संख्याएँ देखी, उसमें अगर मैं इस वाली ज़ीरो को भी काउंट कर लूँ, तो ये सभी संख्याएँ होगी होल नंबर यानी पूर्ण संख्या। आप देख रहे होंगे प्लस ज़ीरो लगा रखा है यानी प्राकृत संख्याएँ, इन सभी प्राकृत संख्याओं को प्लस ज़ीरो में भी इसमें ऐड कर दिया जाए, यानी 0, 1, 2 ऐसे लेकर इनफाइनाइट तक सभी संख्याएँ क्या होगी? होल नंबर्स। उदाहरण के लिए 0, 1, 2, 3, 4 और सबसे छोटी होल नंबर्स की बात करें तो सबसे छोटा होल नंबर्स है और सबसे छोटा नेचुरल नंबर्स की बात करें तो वह है 1 यानी प्राकृतिक संख्या। अगली संख्या की तरफ बढ़ते हैं, वह है पूर्णांक संख्या। पूर्णांक संख्याएँ आप इस नंबर्स लाइन पर देखेंगे, तो 0 भी होगा, 0 की इधर प्लस वाली, +1, +2 ऐसे इनफाइनाइट तक जाएँगे प्लस और इधर आप -1, -2, -3 माइनस इनफाइनाइट तक जाएँगे, ठीक? तो ये जो सभी धनात्मक संख्याओं को भी मिला दूँ, उसी में शून्य यानी धनात्मक संख्याएँ आपने देखी कि 1 से लेकर प्लस इनफाइनाइट तक सभी नेचुरल्स नंबर हैं, यानी नेचुरल्स नंबर साथ में 0 अगर मैं नेचुरल्स नंबर के साथ 0 को बना दूँ, ये होल नंबर्स हो गए थे, यानी पूर्णांक पूर्ण संख्याएँ हो गई थी। अब पूर्ण संख्या के साथ अगर मैं ऋणात्मक संख्याओं को भी मिला दूँ, यानी -1 से लेकर मैं माइनस इनफाइनाइट तक की संख्याओं को भी इसमें शामिल कर दूँ, तो वो क्या हो गए? पूर्णांक संख्या होगी, यानी इंटीजर्स हो गए। यानी इस नंबर्स लाइन पर दिखने वाली संपूर्ण संख्याएँ क्या होगी? ये पूर्णांक संख्याएँ होंगी। क्या होंगी? पूर्णांक ठीक, जैसे यहाँ माइनस इनफाइनाइट से लेकर ये संख्याएँ सभी प्लस इनफाइनाइट तक के बीच की सभी संख्याएँ क्या हैं? पूर्णांक संख्या है। और आप देखेंगे इनके बीच आने वाले जो पॉइंट्स हैं, पॉइंट 1 हो गया, माइनस का पॉइंट 1 हो गया, ये यहाँ आएगा। तो ये सब संख्याएँ भी क्या होगी? ये भी इंटीजर, ये इंटीजर्स नहीं है। जो ये माइनस जो दशमलव संख्या वाली है, वो आप इंटीजर्स में कवर नहीं करेंगे। उसी के बाद अगली संख्याएँ देखेंगे, सम संख्याएँ। सम संख्याएँ क्या होगी? ऐसी संख्याएँ जिनमें 2 का भाग पूर्ण बार जा सके, यानी पूरी तरह 2 से कट सके। 2 से कटने वाली संख्याएँ क्या होंगी? सम संख्याएँ होंगी। जैसे अगर आप देखें, जैसे 542 मैंने लिखा, तो मैं कैसे पता करूँगा कि ये 542 2 से? तो आप पहले 2 का भाग देख लीजिए, तो 2 की पूरी बार चला जाएगा। पहले अब इसमें 2 का भाग देखेंगे, तो देखो 2 बार चला गया, 7 बार चला गया और 6 बार, ये वाली संख्या आ गई। आप ऐसे भी पता लगा सकते हैं, जो ये इकाई वाला है, इकाई वाली संख्या है, जो इकाई वाला अंक है, वो जो सम संख्याएँ होती हैं, उनमें या तो 2 आएगा या फिर 4 आएगा या 6 आएगा या 8 आएगा या फिर 0 आएगा।
इन संख्याओं में से ही एक ये इकाई के अंक पे होगा, यानी वह सम संख्या होगी। उसी के बाद आप देख सकते हैं 2 हो गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया। इसे मैं लिख दूँ 225, 225 नहीं है, क्योंकि इनमें से ये जो 5 लास्ट वाला इकाई का अंक है, वो इकाई का अंक ना तो 2 है, ना 4 है, ना 6 है, ना 8 है, 0 है। यानी ये एक सम संख्या नहीं है, यानी 2 से पूरी बार नहीं कट रहा है, ठीक है? आगे आगे की संख्या की बात करें, आगे वाला है विषम संख्या, यानी ओड नंबर। आपको इंग्लिश में भी नाम याद रखना है। ओड नंबर्स क्या होंगे? ऐसी संख्याएँ जो 2 से पूर्ण बार नहीं कटे। यानी मैंने लिखा था 576, तो ये 2 से नहीं कटेगा, 2 से नहीं, 2 से तो कटेगा, परंतु 2 से विभाजित ना हो, यानी ये तो सम हो गया, ये तो सम हो गया। अगर मैं 575 लिख दूँ, 575 2 से नहीं कटेगा, यानी विषम हो गया, पूरी बार भाग नहीं जाना। यहाँ दशमलव दशमलव में भाग नहीं जाना चाहिए, पूरी बार भाग जाना चाहिए। अगर पूरी बार भाग नहीं जा रहा, यानी वो विषम संख्या है, और विषम संख्याओं का पता कैसे लगाएँगे? तो ये इकाई वाला अंक है, कोई इकाई वाला अंक होना चाहिए, या तो 1 हो, या 3 हो, या 5 हो, या 7 हो, या फिर 9 हो। अगर इन संख्याओं में से है, यानी वो कन्फर्म एक विषम संख्या है। विषम संख्याओं का पता कैसे लगाएँगे? तो आप इकाई के वाले अंक को देखें कि इन 5 में से तो नहीं आ रहा, अगर इन 5 में से है, यानी वो एक विषम संख्या है, ठीक? 1, 9, 5, 7 और 9। इसी के साथ अगर आप देखेंगे 75, यानी 5 आ रहा है इकाई अंक 5 है, 5 आ रहा है, यानी एक विषम कौन-सी संख्या है? आगे अगली वाली संख्या पर डिस्कस करते हैं। अगली संख्या है अभाज्य संख्या। ये संख्याएँ अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स, ये ऐसी संख्या है जिनके 2 ही गुणन हो सकते हैं। यानी ऐसी संख्याएँ जो आपने देखी होगी, जो जिसमें या तो स्वयं का ही भाग जा सकता है, या फिर केवल एक का भाग जा सकता है। यानी उनका गुणनखंड नहीं हो सकता, या तो उनका गुणनखंड 1 होगा या स्वयं संख्या होगी। जैसे 5, 5 का गुणनखंड हम करेंगे, तो 5 का गुणनखंड या तो 1 से कटेगा ये, या फिर 5 का 5 से कटेगा। यानी ये 2 ही गुणनखंड हो सकते हैं, यानी 5 एक अभाज्य संख्या है। जैसे मैंने ले लिया 12, तो 12 तो 1 से भी कटेगा, 12 2 से भी कटेगा, 12 3 से भी कटेगा, 12 3 से भी कटेगा, 12 को देखें तो 4 से भी कटेगा, 12 12 6 से भी कटेगा। यानी ये संख्याएँ 1 से ज़्यादा से कट रही हैं, यानी 12 का गुणनखंड करते हैं, तो 12 के गुणनखंड में तो 2, 4, 6 ये सब आएँगे। यानी इनका गुणनखंड एक 1 या स्वयं संख्या नहीं है। जैसे मैं अगर 11 का गुणनखंड करने जाऊँ, तो 1 और 11 के अलावा मुझे कुछ और संख्या नहीं दिखेगी जिससे मैं इसको काट सकूँ, ठीक? तो ये 2 संख्याएँ, यानी एक तो स्वयं, ये स्वयं संख्या आ गई, और एक गुणनखंड 1 वाला होगा, यानी केवल गुणनखंड क्या होंगे? 2 होंगे, एक तो 1 होगा, एक स्वयं संख्या होगी। उदाहरण के लिए देखते हैं 2, 3, 5, 7, 11, इससे आगे देखेंगे 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया। इन सभी संख्याओं के गुणनखंड केवल ये तो 1 होंगे, या फिर स्वयं संख्या। सबसे छोटी अभाज्य संख्या की बात करते हैं, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। 2 अभाज्य संख्या, तो 2 नंबर्स हैं, 2 हैं वो सबसे छोटी हैं, सबसे से छोटी, साथ ही छोटी भी हैं, साथ ही ये केवल केवल एक ही ऐसा नंबर है जो सम नंबर्स हैं, जो अभाज्य। अभाज्य केवल एक सम नंबर्स हैं ये 2, जो अभाज्य, वरना आप आगे की जितनी भी संख्याएँ देखेंगे, सब विषम होगी। सम तो केवल एक ही अंक आता है, वो है 2। उसके बाद मैं आगे बताऊँ आपको, तो 1 से लेकर 100 के बीच में हमें टोटल 25 अभाज्य संख्याएँ मिलती हैं। कितनी? 25 अभाज्य हैं। कौन-कौन सी हैं? जैसे 2 हैं, 3 हैं, 5, 7 हो गया, 11 हो गया, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 31 हो गया, 33 हो गया, 41 हो गया, 43, 43, 53, 59 हो गया, 59, उसके बाद 61 हो गया, 68 हो गए, 71 हो गया, 71 के बाद देखेंगे आप 73 हो गया, 79 हो गया, 80 में देखेंगे तो 89 हो गया, एक 83 रह गया, 97 हो गया। आप इनको देखेंगे 2, 2 4, 2 6,
8, 2, 10, 2, 12, 2, 14, 16, 2, 18, 20, 23, 2, 25 और 1 से 50 के बीच की संख्याएँ आप देखेंगे। 1 से 50 के बीच की संख्याओं में। तो 1 से 50 के बीच की संख्या में आप 15 संख्याएँ अभाज्य पाएँगे। आप गिन कर लीजिए। यहाँ तक आपको कितनी संख्याएँ 15 संख्याएँ नज़र आ रही होंगी। और यहाँ से लेकर 50 के बाद 51 से लेकर 100 तक की आपको 10 संख्याएँ दिखेंगी। यानी 51 से लेकर 100 तक आपको कितनी संख्याएँ दिखेंगी? 10 संख्याएँ और ये दोनों को मिला दोगे तो आप 25 संख्याएँ यहाँ से प्राप्त हो जाएगी। उसी के बाद आगे डिस्कस करते हैं। तो आप देख रहे होंगे, इसमें बता दूँ कि आप देख रहे होंगे कि आगे की जितनी भी संख्याएँ हैं, 25 में से केवल 2 ही एक ऐसी संख्या है, जो कि सम संख्या अभाज्य है। सम अभाज्य संख्या, अभाज्य ये केवल सम अभाज्य संख्या और सभी संख्याएँ विषम हैं। इसके बाद अगली संख्या पर डिस्कस करते हैं, वह है संयोज्य संख्या यानी कंपोज़िट नंबर। अब ये क्या होते हैं? जिन संख्याओं के 2 से अधिक गुणनखंड हो सकते हैं। यानी अगर मैं देखूँ, जैसे मैं 4 का गुणनखंड करके देखूँ, तो 4 का गुणनखंड करूँगा मैं 2 का, 2 का, 2 का, 1 यानी मैंने 4 में मैं 2 का भी भाग देख सकता हूँ, 1 का भी भाग देख सकता हूँ और 4 का भी भाग देख सकता हूँ। यानी गुणनखंड 1 कितने 2 से ज़्यादा गुणनखंड हुए, यानी ये एक कंपोज़िट नंबर है। कंपोज़िट नंबर का एक ही उपाय ये देखने का कि 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए। जैसे मैं कंपोज़िट नंबर्स में 9 लूँ, तो 9 में मैं 1 का भी भाग देख सकता हूँ, 3 का भी दे सकता हूँ, उसके बाद 9 का भी भाग दे सकता हूँ। तो इन सभी का भाग दे सकता हूँ यानी गुणनखंड क्या हो गए? 1 से ज़्यादा हुए, 3 गुणनखंड हो गए, कितने हो गए? 3 गुणनखंड हो गए। 3 गुणनखंड होने की वजह से ये एक कंप्लीट नंबर। अगर मैं 17 को लेता हूँ, तो 17 में मैं 1 और 17 के अलावा कोई और संख्या नहीं ढूँढ पाता, जिससे मैं इसे काट सकूँ। 17 को इन दोनों के अलावा किसी से काटा नहीं जा सकता। यानी एक ये प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या। उससे ये कंपोज़िट नंबर्स का हो गया। आपको याद क्या रखना है? इनके 2 से अधिक गुणनखंड हो जाते हैं, वो कंपोज़िट नंबर हैं, यानी संयोज्य संख्या है। एक उदाहरण याद रख लेना। उसके बाद इनसे भी ज़्यादा हो सकते हैं, उदाहरण का कोई नहीं। परिमेय संख्याएँ यानी रेशनल नंबर। रेशनल नंबर्स क्या होंगे? यानी आप ऐसी संख्याएँ जिसे आप P/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे आप इनकी देख रहे होंगे कि ये बटा है, बटे वाली संख्या है, यानी भिन्न है। तो आप भिन्न में तो देख रहे होंगे कि 3/2 भी एक भिन्न है, 1 भिन्न है, 9 एक भिन्न, 13/15 भी एक भिन्न। ये सभी तो आप रेशनल नंबर्स में काउंट करेंगे ही। आप ये परिमेय संख्याओं में तो काउंट करेंगे। उसी के साथ अगर आप देख रहे होंगे कि 0.5 आप बताइए कि ये परिमेय संख्या है या नहीं है? तो अब ऑब्वियसली ये परिमेय संख्या है। क्यों? अगर मैं इस पॉइंट को हटाऊँगा तो मैं नीचे 10 लगाऊँगा। इसको काटने के बाद मैं देखूँगा कि ये तो 1/2 है, यानी 0.5 भी एक रेशनल नंबर्स है। आप ये ना भूलें कि रेशनल नंबर के पी और क्यू में ही दिखेंगे। आप यहाँ देख रहे होंगे कि मैंने 5 लिख रखा है। 5 लिख रखा है यानी 5, 5/1 भी तो लिख सकते हैं। ये भी तो 5 ही है। मैंने पी अपॉन क्यू में लिख दिया। इसी का एक पी अपॉन क्यू में आप केवल एक इम्पोर्टेंट बात याद रखनी है, क्यू को 0 नहीं करना है। अगर यहाँ मैंने लिख रखी है कंडीशन की कि क्यू के नॉट इक्वल टू 0 यानी क्यू को 0 नहीं रखना है, कभी भी आप 0 नहीं रखेंगे। देखिए, मैं बताऊँ अगर आप 0 रखते हैं तो क्या होगा? अगर मैं p संख्या को कुछ भी मान लूँ, मैंने मान लिया 5 और q को मैं 0 मान ठीक? अगर मैं इसको 0 मानता हूँ तो मेरे ये संख्या आएगी इनफाइनाइट और ऐसी संख्या आएगी जो डिफाइन नहीं है, ये तो डिफाइन ही नहीं। तो आप इसे रेशनल कैसे बता सकते हैं? यानी q को आप 0 नहीं रख सकते, ये कंडीशन आपको याद रखनी है। जैसे मैंने माइनस का 5/7 लिख दिया, ये तो रेशनल है क्योंकि p अपॉन q में लिख रखा है। और जैसे मैंने माइनस का 2 लिख रखा है, तो इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूँ यानी p अपॉन q में लिख दिया। कोई पॉइंट की संख्या है उसे भी मैं p अपॉन q में लिख सकता हूँ, ये इसे हटा दूँगा। ठीक, आप इसमें पॉइंट वाली दशमलव संख्या भी रख सकते हैं और आगे और भी देख सकते हैं और भी संख्याएँ जिसे हम p अपॉन q के फॉर्म में लिखते हैं, वो सभी रेशनल नंबर्स हैं, यानी परिमेय संख्या है। उसके बाद अगली संख्या है हमारी अपरिमेय संख्या, इरेशनल्स नंबर क्या होंगे? इसे हम p अपॉन q के फॉर्म में नहीं लिख सकते। जैसे √2 अगर √2 का मान हम देखें,
तो कोई फ़िक्स मान नहीं होता। ये हम जैसे 1.4 141 रखते हैं, पर ये हमने एक रिपीट की पॉइंट के बाद जो ये संख्याएँ ली हैं, वो कुछ संख्या तक ये आगे भी भाग जा रहा होगा। इसको आगे भाग देने पर ये आगे भी भाग जा रहा होगा। इस पाई की वैल्यू देखेंगे। पाई की वैल्यू देखेंगे आप तो 3.14 के बाद भी आप इसे आगे देखेंगे। 3.14 के बाद भी अगर इस संख्या को देखेंगे 5, 7, 9, 8 ऐसे आगे भी संख्याएँ चलती रहेगी और ये अनंत तक चलती रहेगी। ये कभी समाप्त नहीं होने वाली। ये ऐसी संख्याएँ होती हैं जैसे रूट वाली संख्या। आप हमेशा रूट वाली संख्या को किसमें काउंट करें? आप अपरिमेय संख्या में अपरिमेय संख्याओं में काउंट करें। ठीक? उसी के बाद पाई को भी आप अपरिमेय संख्या के नीचे लाइन लिखी हुई है, इसके दशमलव अंतहीन और नॉन रिपीटिंग होते हैं। नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या है? और अंतहीन दशमलव का मतलब क्या है? यानी दशमलव के बाद आप देखेंगे, इसे रूट 2 को भी देखेंगे तो दशमलव के बाद आप ये भाग अनंत तक जाता रहेगा, अनंत तक जाता रहेगा। और 3.14 का मान पाई का मान 3.14 के बाद भी हम देखेंगे तो ये अनंत तक जाता रहेगा। और ऐसे ही रूट का मान देखेंगे, रूट 5 का, ऐसे रूट 3 का मान भी देखेंगे, 1 3 2 रखा है, वरना ये आगे भी जा रहा है, ऐसे आगे, आगे, आगे तक अनंत तक ये सभी अंतहीन है और साथ ही नॉन रिपीटिंग है। बार-बार रिपीट नहीं हो रहा, आप देखेंगे 1 आएगा, फिर पॉइंट के बाद 7, 3, 2 एक ही संख्या रिपीट नहीं हो रही है। जैसे किसी का मान वैल्यू 1.33333 ऐसे इनफाइनाइट तक 3 आ रहा है। तो यानी ये रिपीट हो रहा है 3, 3, 3, 3 तो उसे रिपीटिंग कहते हैं। परंतु नॉन रिपीटिंग कहाँ है? तो नॉन रिपीटिंग है यानी 7 है, 3 है, फिर 2 है। इसे इसमें देखेंगे 1, 4, 5, 7, 8, 9 इससे कुछ आएगा अलग। ये हो गई अपरिमेय संख्याएँ। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट वो है रियल्स नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होंगे? रियल नंबर्स जो परिमेय संख्याएँ हमने P/Q की फॉर्म में देखी और जो अपरिमेय संख्याएँ यानी जो रूट वाली संख्या देखी, पाई वाली संख्याएँ देखी, P/Q के फॉर्म में हम जो पॉजिटिव नंबर्स देखते हैं, जो नेगेटिव नंबर्स हम देखते हैं, ज़ीरो देखते हैं, उसी के साथ हम माइनस वाली संख्याएँ और पॉइंट दशमलव 5 हो गया, पॉइंट दशमलव वाली संख्याएँ देखते हैं। ये सभी संख्याएँ क्या होगी? रियल्स नंबर्स होंगी, रियल्स नंबर ये सभी संख्याएँ रियल्स नंबर्स हैं। माइनस और 5 भी एक रियल नंबर, माइनस का 7/5 भी एक रियल, दशमलव का 7/5 भी एक 0.5 ये भी एक रियल नंबर्स है। यानी दुनिया की सभी संख्याएँ रियल्स नंबर्स हैं। बस अगर ये कंडीशन छोड़ दी जाए, सभी सामान्य संख्याएँ क्या हैं जो भी आपको दुनिया में दिख रही हैं, वो सभी क्या हैं? रियल्स नंबर्स हैं। आपको जितने भी नंबर्स दिख रहे होंगे वो आगे देखते हैं, रियल्स नंबर्स के बाद अगर काल्पनिक संख्याएँ देखें, तो इसमें एक ही बात याद रखें, आयोटा। ये आयोटा क्या होता है? आयोटा जिसका मतलब है रूट माइनस अगर आपको किसी संख्या में √-1 दिख रहा है, तो वह एक काल्पनिक संख्या है, यानी इमेजिनरी नंबर्स है। जैसे मैंने लिख दिया √-5 यानी यह आप देख रहे होंगे कि इसको मैं -1 इंटू 5 लिख सकता हूँ, यानी एक इमेजिनरी नंबर्स है। क्या? इमेजिनरी नंबर्स है। तो ये एक इमेजिनरी नंबर्स है, जिसमें आयोटा आपको दिख जाए, वो सब इमेजिनरी। आयोटा जिसका मान होता है माइनस रूट में, आयोटा स्क्वायर्स की बात करें, तो इसका मान होता है 1। आयोटा की पावर क्यूब के मान की बात करें, तो ये होता है माइनस आयोटा। आयोटा का मान ये हो गया और आयोटा स्क्वायर जैसे आयोटा क्यूब को मैं क्या लिख सकता हूँ? आयोटा और आयोटा का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक? आयोटा स्क्वायर क्या हो गया? -1 और ये क्या हो गया? √-1 को आयोटा लिख दिया, यानी माइनस का आयोटा में लिख सकता हूँ, ठीक? फिर इसके के बाद देखेंगे, तो आपको केवल काल्पनिक संख्याएँ क्या हैं? ऐसी संख्याएँ जिसमें आयोटा पा जाए, यानी जिसमें आपको √-1 नज़र आ जाए, वो सभी संख्याएँ क्या होगी? इमेजिनरी होगी और इनके अलावा जो भी संख्याएँ दुनिया में बची, वो सभी क्या हैं? एक रियल नंबर्स हैं, जो हमने पिछले पेज पे देखा। उसी के बाद आगे देखते हैं, सम्मिश्र संख्याएँ क्या होगी? यानी किसी भी रियल नंबर को यानी वास्तविक संख्या जो अपने देखी और जो काल्पनिक है, आयोटा वाली संख्या और जो रियल्स नंबर्स हैं, जैसे 5, 7 इनको मिलाकर मैं एक संख्या बना दूँ, तो वो संख्या होगी एक कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स है सम्मिश्रण किसका किया गया है? किसका मिश्रण किया गया है? वास्तविक संख्याओं का और काल्पनिक संख्याओं का। देखिए
जैसे मैंने इस सवाल में लिख रखा है कि ए प्लस बी आयोटा यानी ए एक रियल नंबर है और बी आयोटा एक काल्पनिक नंबर है, इमेजिनरी काल्पनिक काल्पनिक नंबर्स हैं। तो आप देख रहे होंगे कि 3 ये रियल नंबर्स हैं। हम देखते हैं कि नॉर्मल 3 कहाँ हो गया ये इसमें टाइमलाइन पे 3 जगह तीसरी जगह फिर 2 आएगा फिर 1 आएगा, यानी ये रियल नंबर्स हैं। उसी के बाद उसमें हमने ऐड कर दिया काल्पनिक संख्या के यानी इमेजिनरी नंबर्स को ऐड कर दिया। तो ये एक दोनों मिलकर क्या हो गई? कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। अब मैं देखो, अगर किसी ने आपको कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं यानी ये मिश्र संख्या दे रखी है, जैसे आपको दे दिया ये वाली, इसी को ही ले लेते हैं 3 प्लस 2 आयोटा। अगर इसको आपको इस आयोटा से चेंज करके आपको रियल नंबर्स में जाना है, तो आप इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेटिव से किससे? तो किसे लिखेंगे कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेटिव? आप इस संख्या को सेम उतार देंगे, 2 आयोटा और इस प्लस की जगह आपको क्या लगाना है? यहाँ माइनस और इसको क्या करना है? गुणा कराना है। आप जानते होंगे, ये इसी इसी को गुणा करा देंगे, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई कराएँगे पहले, तो 9 हो गया। फिर उसी के बाद 2 और इसको मल्टीप्लाई कराएँगे, 4 आयोटा स्क्वायर हो गया, माइनस का और जिसके बाद माइनस का 4 आयोटा स्क्वायर हो गया। उसी के बाद ये प्लस वाली, ये इससे कराएँगे और ये वाली इससे कराएँगे और आगे जाकर आप इसमें एक रियल नंबर मिलेगा, ठीक? उसी के बाद हम आगे देखते हैं। अब इन सभी संख्याओं को एक साथ हम एक चार्ट पर देख लेते हैं। देखिए सम्मिश्र संख्याएँ जो हमने लास्ट में देखी, कॉम्प्लेक्स नंबर जो कि a प्लस आयोटा के फॉर्म में होगा और a भी एक वास्तविक संख्याएँ होंगी, आयोटा एक रूट होगा। ये समझ सकते हैं आप देख रहे होंगे। वास्तविक रियल नंबर्स इसको 2 भागों में बाँटा गया, वास्तविक संख्याएँ और काल्पनिक संख्याएँ। वास्तविक संख्याएँ और काल्पनिक काल्पनिक में आप देखेंगे आयोटा पाया जाएगा और जो वास्तविक संख्याएँ बची, ये सभी नंबर परिमेय हो गया, अपरिमेय हो गया, अपूर्णांक, भिन्न हो गया। क्योंकि अगर परिमेय में देखेंगे, परिमेय के 2 भाग कर दिए, ये दोनों भाग भी तो परिमेय में आ रहे हैं, परिमेय संख्या में हैं और परिमेय संख्या एक वास्तविक संख्या है। यानी ये नीचे वाली सभी संख्याएँ इस वास्तविक संख्या में हैं। उसी के साथ अगर परिमेय संख्याएँ, फिर वास्तविक संख्याओं को 2 भागों में बाँटा गया, परिमेय और अपरिमेय। परिमेय क्या होगी? ये अपॉन क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं और अपरिमेय क्या होगी? या तो रूट वाली होगी या फिर पाई होगी या फिर ई वाली ये संख्या, इसे भी याद रखना ये अपरिमेय संख्या है, इरेशनल। उसी के साथ देखेंगे तो अगली परिमेय संख्याएँ, तो परिमेय संख्याओं को फिर 2 भागों में बाँट दिया, फ्रैक्शन और इंटीजर, पूर्णांक संख्याएँ और भिन्न संख्या। इसमें आप देख सकते हैं पूर्णांक संख्याओं में इंटीजर्स में माइनस वाली भी आएगी, 0 भी आएगा, प्लस वाली भी आएँगी, भिन्न में ए अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखने वाला सभी आएगा और की को आपको क्या नहीं रखना है, क्यू नॉट इक्वल टू 0 नहीं रखना है, ठीक? उसी के बाद आप देखेंगे पूर्णांक संख्याओं को फिर 3 आगे भागों में बाँट दिया, शून्य, धनात्मक संख्याएँ, ऋणात्मक अलग कर दी, शून्य हो गया और धनात्मक संख्याएँ होंगी। फिर धनात्मक संख्याओं को और इधर भिन्न संख्याओं को देखें तो प्राकृतिक संख्या यानी नेचुरल्स नंबर और नेचुरल्स नंबर्स में आप धनात्मक पूरी संख्याओं को देखेंगे। तो ये भी इसी में धनात्मक संख्या भी प्राकृतिक संख्याओं में शामिल होगी और धनात्मक संख्याओं को फिर एक सम संख्याएँ जो 2 से कट जाए, वो भी हैं, विषम संख्याएँ, वो भी हैं। प्राकृत संख्या में आप विषम संख्याओं को भी शामिल होते हैं। ये देखिए 3 यहाँ भी है, यहाँ भी है। ये विषम संख्याएँ भी किसमें? प्राकृतिक संख्या। अभाज्य संख्याएँ, सभी अभाज्य संख्याएँ भी आप प्राकृतिक संख्याओं में देखेंगे। जैसे 3 हो गया, 2 हो गया, सभी हैं अभाज्य संख्याएँ प्राकृत संख्याओं में। संयोज्य संख्याएँ जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होने चाहिए, वो भी आप प्राकृतिक संख्याओं में देखेंगे। अच्छा, आप आपको मैं बता दूँ कि जैसे पूर्णांक संख्याओं के नीचे के जो कोष्ठक हैं, वो सभी पूर्णांक संख्याओं में आएँगे। विषम संख्याएँ भी पूर्णांक संख्याओं में हैं या नहीं है? आपको एक सवाल का जवाब देना है। जैसे मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं आपसे पूछूँ, एक बार मैं चेंज कर दूँ इसको। ये पूर्णांक संख्या है, इंटीजर है। इंटीजर्स में आप देखेंगे शून्य भी आएगा, विषम संख्याएँ भी देख रहे होंगे, 3 भी देख रहे होंगे। ये सभी इसी में काउंट होंगी, इसी में आएगी। फिर इसी में से हमने नेचुरल संख्याओं को अलग कर दिया और इन चीज़ों को अलग कर दिया। ये सब संख्याएँ भी नेचुरल संख्याओं में नहीं दिखेगी जैसे शून्य और पूर्णांक, परंतु धनात्मक संख्याएँ तो दिखेंगी। तो आपको इस तरह भी आपको रिवाइज़ करना है और कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपको याद रखनी है। वो कौन-कौन सी है? जैसे 0 को देखेंगे, 0 ना तो धनात्मक संख्या है ना ऋण। आप देख रहे होंगे कि टाइमलाइन में ना तो मैंने 0 के आगे प्लस लगाया ना माइनस लगाया। यानी 0 ना तो धनात्मक संख्या है ना 1 ना तो अभाज्य है और ना ही अभाज्य क्या होगी? जिनके केवल 1, 2 गुणनखंड हो।
अब 2 गुणनखंड 1 के तो 2 गुणनखंड भी नहीं, 1 में तो केवल 1 का ही भाग जा सकता है और किसी का नहीं जा सकता। ये अभाज्य भी नहीं है। इसके और संयोजी कौन-सी होगी? संयोज्य होगी वो होगी जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड हो। एक का तो 1 से ही अधिक गुणनखंड नहीं है, ये भी नहीं हो सकता। फिर ना तो ये अभाज्य संख्या है, ना ही सही। सभी प्राकृत संख्याएँ पूर्ण संख्याएँ होती हैं। ये सभी प्राकृतिक संख्याएँ पूर्ण संख्याएँ होंगी। पूर्ण संख्याएँ क्या होंगी? होल नंबर्स क्या होंगे? इसमें प्राकृत संख्याओं के साथ अगर ज़ीरो भी शामिल कर दिया जाए, तो वह पूर्ण नंबर्स होंगे, तो पूर्ण संख्याएँ होंगी। यानी ये भी सही है प्राकृत संख्याओं में अगर मैं ज़ीरो जोड़ दूँ, तो वह यानी तो ज़ीरो फिर उसके साथ में +1 +2 यानी +1 से शुरू होती है। तो ये होल नंबर्स तो ये बड़ा वाला कोष्ठक है, उसी के साथ फिर ये नेचुरल नंबर्स उसी के अंदर है। उसी के अंदर हैं तो यानी प्राकृत संख्याएँ सभी पूर्ण संख्याएँ होंगी। सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएँ होती हैं। ये सभी पूर्णांक संख्याएँ परिमेय संख्याएँ होती हैं। आपको यहाँ से नज़र भी आ रहा होगा, जो भी पूर्णांक संख्याएँ हैं वो परिमेय संख्याओं में जा रही हैं। उसी के साथ आगे हैं सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएँ मिलकर सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याएँ मिलकर परिमेय और अपरिमेय यानी ये वाली और ये अपरिमेय संख्या ये वास्तविक संख्या का निर्माण तभी मिलेगी तो वास्तविक संख्याओं का निर्माण वास्तविक और काल्पनिक संख्याएँ मिलकर मिश्र वास्तविक और सब काल्पनिक संख्याओं को हम मिला दें यानी बिना आयोटा वाली और आयोटा वाली को मिलाकर बनाएँ। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और कमेंट करना ना भूलें। और अगर आपको इसी पीडीएफ को चाहिए डाउनलोड करना है, इसी से पढ़ना है तो आप हमारे टेलीग्राम इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। धन्यवाद।